आप सभी का एपी स्टडी में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल प्रविष्टि। पंजी प्रविष्टि है, इसको पंजी प्रविष्टि भी बोलते हैं। तो पंजी प्रविष्टि कैसे करते हैं, इसको कुछ प्रश्न के माध्यम से, हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि कैसे पंजी प्रविष्टि करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो सब्सक्राइब का बटन है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कॉमर्स से संबंधित वीडियो अपलोड करूं तो आप तक जो है वो वीडियो पहुंच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जनरल प्रविष्टि। जनरल प्रविष्टि मतलब जनरल एंट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। जनरल एंट्री क्या होता है? तो जनरल एंट्री मतलब जो भी सौदे होते हैं, जो भी व्यवहार है, व्यवसाय में जो भी सौदे लेन देन के होते हैं, उन सभी को हम क्या करते हैं, हिसाब किताब की बहियों में हम लेखा करने का काम करते हैं। तो हिसाब किताब की बहियों में हिसाब किताब के जो नियम है, लेखा कर्म के अनुसार लेखांकन के जो नियम है, उसके आधार पर हम हिसाब किताब की जो पुस्तकें हैं उसमें हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, एंट्री करने को ही जनरल प्रविष्टि कहते हैं। इसी को पंजी प्रविष्टि भी कहते हैं, या इसी को क्या बोला जाता है, और एक शब्द है रोजनामचा। नामचा, इसी को क्या बोला जाता है, रोजनामचा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इसी के बारे में। जनरल प्रविष्टि क्या होता है, पंजी प्रविष्टि क्या है, रोजनामचा क्या है, ये तीनों का मतलब एक ही है। तो हम एक उदाहरण लेते हैं। रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। देखिए उदाहरण क्रमांक 1, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। ये क्या है? रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, इसको हमको समझना है। इसका हमको क्या करना है, जनरल प्रविष्टि करना या जनरल एंट्री करनी है। तो कैसे करेंगे? हम हिसाब किताब की जो बहियाँ होती है, तो हमारी हिसाब किताब की बहियों में 2-3 प्रकार की बहियाँ होती है। पहला प्रारंभिक लेखे की बही होती है, दूसरा खाता बही होती है, और तीसरा जो होती है वो अंतिम बहिया होती है। ठीक है, तो आज हम प्रारंभिक लेखे की बहियों में एंट्री करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। कोई भी व्यवसायी क्या करता है, अपना पैसा लगा करके व्यवसाय स्टार्ट करता है, शुरू करता है। ठीक है, तो वो उसकी एंट्री हिसाब किताब के बहियों में कैसी होगी, इसको हम इसमें देखेंगे कि इसका एंट्री कैसे करना है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि विभिन्न खातों की सूची, और खातों की सूची में मैंने बताया था, अलग अलग वर्गीकरण किया था कि व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और अवास्तविक खाता या नाम मात्र खाता। इसमें कौन कौन से खाते आते हैं इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया था। आज हम उन्हीं खातों के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, उनके नियमों को ध्यान में रखेंगे। कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो देख लीजिए, उसके आधार पर आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी जनरल एंट्री कैसे करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रोकड़ से व्यवसाय प्रारंभ किया का मतलब होता है, व्यापारी क्या कर रहा है, व्यापारी क्या करता है, व्यवसाय में रोकड़ लगा रहा है। रोकड़ लगाना मतलब पैसा लगा रहा है। क्या लगा रहा है? पैसा लगा रहा है। क्या लगा रहा है? पैसा लगा रहा है। कोई भी व्यापारी व्यापार में पैसा लगा रहा है। पैसा लगा रहा है मतलब वो पैसे को किसको दे रहा है, अपने व्यापार में इन्वेस्ट कर रहा है, अपने व्यापार को दे रहा है, समझो। ठीक है, क्योंकि व्यापारी और व्यापार जो है, व्यापारी जो है और व्यापार दोनों जो है अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग माना जाता है। ठीक है, तो हम अभी समझेंगे। तो व्यापारी का जो पैसा है वो व्यापार में चला गया। ठीक, तो अब इसकी हम एंट्री करेंगे। जनरल एंट्री क्या होगी? तो देखिए यहाँ पर हमको समझना है कि व्यापार में क्या जा रहा है। तो व्यापार में क्या जा रहा है? व्यापार में जा रहा है रुपया पैसा, समझ रहे हैं? किसके रूप में? रोकड़ के रूप में, नगद रोकड़। ठीक है, तो व्यापार में रोकड़ जा रहा है। रोकड़ मतलब पैसा जा रहा है। ठीक है, पैसा को व्यापारी क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो व्यापार में क्या हुआ, पैसा आ रहा है। ठीक है, आ रहा है। और दूसरा चीज़, कौन दे रहा है? तो कौन दे रहा है? तो देने वाला कौन है? व्यापारी है। देने वाला है व्यापारी, देने वाला। अब हमको समझना है, देखिए
ये कौन से खाते के अंतर्गत आता है और ये जो व्यापारी है वो कौन से खाते के अंतर्गत आएगा, इसको हमको समझना है। तो हम पढ़े हैं वास्तविक खाते में क्या आता है, रोकड़ जो है, रोकड़ किस खाते के अंतर्गत है, तो ये वास्तविक खाते का अंतर्गत, वास्तविक खाते के अंतर्गत आता है। ठीक। और जो व्यापारी है, व्यापारी अगर व्यापारी, मैं पहले भी बताया हूँ कि व्यापारी अगर व्यापार में पूंजी लगाता है अपना, मतलब रोकड़ पे लगाए, चाहे वो संपत्ति लगाए चाहे माल लगाए, वो सारा को क्या उसका जो है वो क्या होता है, पूंजी खाता खुलता है। उसके लिए क्या खाता खुलता है, पूंजी खाता खोला जाता है। ठीक है। रोकड़ अगर व्यापारी जो व्यापार में पूंजी लगा रहा है तो उसके लिए क्या लगा खुलता है, कौन सा खाता खुलता है, तो पूंजी खाता, व्यापारी का खाता नहीं खुलेगा। ठीक है। तो हमको समझना है व्यापारी का खाता यानी मतलब पूंजी खाता किसके अंतर्गत आएगा और रोकड़ खाता किसके अंतर्गत आएगा। तो पूंजी खाता हम पढ़े हैं किसके अंतर्गत, पूंजी खाता जो है हमारे प्रतिनिधि खाते के अंतर्गत आता है। प्रतिनिधि खाता किस खाते का है, उदाहरण व्यक्तिगत खाते का उदाहरण, व्यक्तिगत खाते का उदाहरण है। और जबकि रोकड़ खाता किस खाते का उदाहरण है, वास्तविक खाते का उदाहरण है। ठीक है। अब हम इसकी एंट्री करेंगे। एंट्री कैसे करेंगे, देखो एंट्री करेंगे तो हम इन दोनों के नियमों को समझेंगे। वास्तविक खाता का नियम क्या है और व्यक्तिगत खाता का नियम क्या है। तो व्यक्तिगत खाता का नियम हम जानते हैं कि जो वस्तु व्यापार में आए उसे क्या करेंगे, मतलब सॉरी, जो पाने वाला है उसे विकलन करते हैं, पाने वाले को क्या करते हैं, विकलन, और देने वाले को समाकलन किया जाता है। और यहाँ पर का नियम कहता है कि जो वस्तु व्यापार में आए उसे विकलन करेंगे और जो वस्तु जाए उसे क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करेंगे और जो वस्तु जाता है उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जो पाने वाला है उसको डेबिट और देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। अभी ये व्यापारी दे रहा है तो व्यापारी का खाता क्या हो जाएगा, पूंजी खाता डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। पूंजी खाता क्या होगा, पूंजी खाता क्या होने वाला है, से होगा। क्यों होगा, क्योंकि व्यापारी जो है दे रहा है, देने वाला है, इसलिए उसका खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। नियम बताया ना, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। तो यहाँ पर देने वाला है व्यापारी, तो व्यापारी का पूंजी खाता, तो पूंजी खाता क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब हम पढ़ते हैं रोकड़। रोकड़ व्यापार में आ रहा है इसलिए रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन। ठीक है। रोकड़ खाता विकलन हो गया किससे, पूंजी खाता से। समझ में आया। रोकड़ खाता को विकलन क्यों किए, तो वास्तविक खाता का नियम कहता है कि जो भी वस्तु व्यापार में आए उसे क्या करना है, विकलन करना है। तो हमारे पास रोकड़ भी आ रहा है व्यवसाय में, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको विकलन करना पड़ेगा। और पूंजी क्या है, पूंजी का जो खाता है वो कौन सा खाता है, व्यक्तिगत खाता है। तो व्यक्तिगत खाते का नियम कहता है कि जो देने वाला है उसे समाकलन करना है, पाने वाले को क्या करना है, विकलन करना है। देने वाले को क्रेडिट, पाने वाले को डेबिट। तो यहाँ पर हम वैसे किए हैं, जो नियम के अनुसार है वैसे कर दिए हैं। आपको इसको याद रखने का भी ज़रूरत नहीं है कि ये नियम के, इसमें के नियम क्या बोलता है, इसका नियम क्या बोलता है। थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, जब आप बार बार इस चीज़ की एंट्री करेंगे कि रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया तो रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से। एक बार याद कर लीजिए, बार बार इसको बनाने का या बार बार सोचने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। अभी आपको समझाने के लिए इस प्रकार से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल में कि कहाँ पर से क्या क्या चीज़ इस प्रकार से आ रहा है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं सारांश के रूप में विवरण लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं, रोकड़ से या नगद लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया, रोकड़ से व्यवसाय प्रारंभ किया, इस प्रकार से लिख देंगे। और वो मान लीजिए कितने राशि का जो व्यापार कर रहा है तो उस राशि को लिखना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए लिख दिए। ये एक कॉलम इधर ऐसे होता है, एक विकलन का कॉलम होता है और एक जो है समाकलन का कॉलम होता है। यहाँ पर हम समाकलन के कॉलम में डाल दिए और ये विकलन का कॉलम है, विकलन के कॉलम में 5000। जो विकलन साइड है उसका कॉलम विकलन वाले कॉलम में डालेंगे, जो समाकलन साइड है उसका कॉलम समाकलन साइड वाले में डालेंगे। ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे इसको छोटे रूप में लिख देता हूँ। रोकड़ खाता विकलन किससे,
पूंजी खाता से। इसको बार बार याद कर लीजिए, आपको सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो इसमें मान लीजिए 5,000 से व्यवसाय प्रारंभ किया, तो यहाँ पर 5,000, यहाँ पर 5,000 हो गया। अब यहाँ पे सारांश लिख देते हैं, रोकड़ से व्यवसाय प्रारंभ किया। क्लियर। फिर देखिए दूसरा क्या है, फर्नीचर। दूसरा लिखा है फर्नीचर खरीदा रुपये 10,000 का। दूसरा उदाहरण में है फर्नीचर खरीदा कितना का खरीदा, तो यहाँ पे लिखा है 10,000 का। ठीक। अब हमको फर्नीचर खरीदा इस शब्द को समझना है कि फर्नीचर खरीदे हैं तो किस टाइप से हुआ है। तो फर्नीचर खरीदा जब बोल रहा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो पक्षों को हम समझना है, कौन कौन सा दो पक्ष आ रहा है। फर्नीचर खरीद रहे हैं मतलब हमारे पास क्या आ रहा है, व्यवसाय के लिए फर्नीचर खरीद रहे हैं ना, तो हमारे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है। और हमारे पास से क्या जा रहा है, तो हमारे पास से जा रहा है रोकड़ मतलब पैसा जा रहा है। ठीक है। तो जा रहा है रोकड़ जाता है तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर देखिए रोकड़ आ रहा था तो क्या लिखे, विकलन में लिखे, तो रोकड़ जाएगा तो क्या लिखेंगे, समाकलन में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोकड़ खाता से होगा। ठीक है। समाकलन की जगह में हम क्या लिखते हैं, से लिखते हैं। यहाँ पर ये फर्नीचर कौन से खाते के अंतर्गत आता है, तो फर्नीचर संपत्ति है एक प्रकार का, और जितने भी फर्नीचर हो चाहे संपत्ति हो वो क्या है, वस्तुगत खाते के अंतर्गत आता है। वस्तुगत खाता मतलब वास्तविक खाते के अंतर्गत आता है। और वास्तविक खाते का नियम क्या कहता है, तो वास्तविक खाते का नियम कहता है कि जो भी वस्तु व्यापार में आए उसे विकलन, और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे समाकलन। ये भी देखिए फर्नीचर भी किस खाते का उदाहरण है, तो वास्तविक खाते का उदाहरण है, और रोकड़ भी किस खाते का उदाहरण है, तो ये भी वास्तविक खाते का उदाहरण है। तो दोनों है, इसलिए फर्नीचर आ रहा है, इसलिए क्या कर देंगे हम, फर्नीचर खाता विकलन, फर्नीचर खाता विकलन हो जाएगा किससे, तो फर्नीचर खाता विकलन रोकड़ खाता से। फर्नीचर खरीदा, यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर खरीदा। ठीक है। कितना का खरीदा उसको यहाँ पर लिख देंगे 10,000 यहाँ पे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 10,000 रुपया। जो कॉलम रहेगा उसमें लिख देते हैं 10,000 यहाँ और 10,000 यहाँ। विकलन पक्ष में 10,000 इस टाइप से ये रहेगा, इस टाइप से ये इसका कॉलम बनेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप 10,000 रुपये। ठीक। यहाँ पर भी 10,000 रुपये। तो इस टाइप से जो है एंट्री करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। फिर तीसरा देखते हैं, मशीन विक्रय किए रुपये 50,000 में। अब देखिए उदाहरण तीसरा यहाँ पर इधर ऊपर में देखते हो, ऊपर में बनाते हैं इसको। देखिए क्या बोल रहा है, मशीन को विक्रय किए, कितने रुपए में विक्रय किए, तो मशीन को विक्रय किए हैं 50,000 रुपये में। तो मशीन को विक्रय किए, यहाँ पर देखो मशीन विक्रय किया कितना में किया, तो ये 50,000 रुपये में हमने मशीन को बेचा। ठीक। अब हमको समझना है क्या आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो हमारे पास रोकड़ आ रहा है, ठीक है। और रोकड़ खाता को कौन सा खाता के अंतर्गत लिखते हैं, वास्तविक खाता के अंतर्गत। ये वास्तविक खाता के अंतर्गत लिखाता है। और वास्तविक खाते का नियम क्या कहता है, वास्तविक खाते का नियम कहता है कि जो वस्तु व्यापार में आए उसे विकलन करना है, और जो वस्तु जाए उसे समाकलन। देखिए यहाँ पर हमारे जब फर्नीचर खरीदे तो रोकड़ जा रहा था, इसलिए समाकलन में आया। अभी रोकड़ क्या हो रहा है, आ रहा है, इसलिए कौन से पक्ष में लिखाएगा, विकलन पक्ष में लिखाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए मशीन को हमने क्या कर दिया, बेच दिया, जा रहा है। ये भी कौन से खाते के अंतर्गत है, तो ये भी वास्तविक खाते के अंतर्गत आएगा। ये भी वास्तविक खाते का है, मशीन स्थायी संपत्ति है, वास्तविक खाते के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो ये जब जा रहा है वस्तु तो क्या करेंगे हम, समाकलन करेंगे। क्लियर हो गया।
जा रहा है वस्तु तो हम क्या करेंगे, समाकलन करते हैं। यहाँ पर फर्नीचर आ रहा था इसलिए विकलन किए, और रोकड़ जा रहा था इसलिए समाकलन किए। यहाँ पर उल्टा स्थिति है कि हमारे पास क्या आ रहा है, मशीन क्या हो रहा है, जा रहा है, और रोकड़ क्या है, आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन किससे, विकलन मशीन खाता से, मशीन खाता से। मतलब हमने कहने का मतलब यह है कि रोकड़ हमको प्राप्त हुआ और मशीन क्या कर दी, हमने बेच दिया। मशीन के बेचने से रोकड़ प्राप्त हुआ। यहाँ पर उसको लिख सकते हैं कि मशीन विक्रय किया गया, मशीन बेच दिया गया, लिख सकते हो, बेच दिया गया। इस प्रकार से आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, मशीन बेच दिया गया। कितने रुपये में बेच दिया गया, मान लीजिए 50,000 का मशीन है तो 50,000 यहाँ लिख देंगे और 50,000 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, विकलन और समाकलन दो पक्ष होता है तो उसमें लिखना रहता है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। चौथा ले लेते हैं, तो उदाहरण में रोकड़ आ रहा है इसलिए रोकड़ खाता को क्या किए, डेबिट किए, और मशीन जा रहा है इसलिए क्या कर दिए, मशीन खाता को क्रेडिट कर दिए। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो वेतन आया, वेतन व्यय है, सॉरी क्या लिखा है, वेतन चुकाए 10,000 रुपये, वेतन चुकाए, देखो वेतन क्या किए, वेतन चुकाए, वेतन चुकाए, कितने रुपए चुकाए, 10,000 रुपये। देखो अब हमको समझना है वेतन जो खाता है वो किस खाते का उदाहरण है, तो वेतन खाता नाम मात्र खाते के अंतर्गत आता है, और नाम मात्र खाते के अंतर्गत आता है। और ये वेतन क्या है, एक प्रकार का क्या है, खर्च है ना। तो जो भी हम नाम मात्र खाते का नियम अगर पढ़ेंगे तो बोलता है कि खर्च हो या हानि हो उसे क्या करना है, विकलन करना है, और जो भी आय हो या लाभ हो उसे क्या करना पड़ता है, समाकलन करना पड़ता है। तो यहाँ पर खर्च हो रहा है इसलिए इसको क्या करेंगे, विकलन करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, और जो हमारे से क्या जा रहा है, रोकड़ जा रहा है, क्योंकि हम वेतन की चुकाएं तो किससे चुकाएंगे, तो वेतन को हम चुकाएंगे रोकड़ से। अपने पास जो पैसा है उसी से तो वेतन देंगे सामने वाले को। तो वेतन चुकाए, किससे चुकाए, रोकड़ से चुकाए। ये रोकड़ किस खाते का उदाहरण है, तो रोकड़ जो है वास्तविक खाते का उदाहरण है, ये वास्तविक खाते का उदाहरण है। और वास्तविक खाता का नियम कहता है कि जो भी वस्तु व्यापार में आती है उसे विकलन करेंगे, और जो भी वस्तु जाती है उससे क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, मतलब क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर होगा वेतन खाता विकलन होगा, डेबिट होगा, डेबिट विकलन, इसको DR भी लिख सकते हो, ऐसे डेबिट भी लिख सकते हो। और किससे तो लिख सकते हो, रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता से। चूँकि आप हिंदी में बनाएंगे तो DR ना लिख करके क्या लिख देना, विकलन लिख देना। अगर आप इंग्लिश में बनाते हैं इसी को तो आपको लिखना पड़ेगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू, सैलरी अकाउंट डेबिट टू किससे, तो रोकड़ मतलब कैश अकाउंट। यहाँ पर लिखोगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पर लिख देना कैश अकाउंट, इस प्रकार से लिखाता है। ठीक है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री करेंगे तो इस प्रकार से कर सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो दोनों तरीक़े से आपको मैं समझा दिया कि कैसे होता है। तो वेतन जो है हमारा खर्च है, खर्च नाम मात्र खाते में नियम कहता है कि जो भी खर्च या हानि हो रहा है उसको डेबिट करना है, और जो भी इधर देखो रोकड़ है, रोकड़ से चुका रहे हैं, तो इससे हमको समझ में आए वेतन चुकाए, तो चुकाए किससे, रोकड़ से। तो वेतन दिया है, किसी दूसरे को दिया होगा, तो उस वेतन का कौन सा खाते का अंतर्गत आता है, और जो हम चुकाए जिससे उसको देखेंगे, हम रोकड़ से चुकाए इसलिए रोकड़ कौन से खाते का अंतर्गत, तो वास्तविक खाते का। वास्तविक खाते का हम नियम देखेंगे, और वास्तविक खाते के नियम के अनुसार हम इसको क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट करेंगे। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा क्या कहता है, और क्वेश्चन ले लेते हैं। कमीशन प्राप्त हुए 30,000 रुपये, कमीशन क्या हुआ, प्राप्त हुआ, कमीशन प्राप्त हुए कितने के हुए, 30,000 रुपये, लिखा है 30,000 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन दिया है
तो हम क्या करेंगे, कमीशन प्राप्त हुए। अब देखो भाई कमीशन क्या होता है, तो कमीशन जो है आप सुने ही होंगे कि हम कुछ काम करते हैं या कुछ सामान को किसी को बेचवा देते हैं, बिक्री कर देते हैं किसी दूसरे का सामान, तो हमको वो क्या करता है, एक थोड़ा बहुत धनराशि दे देता है। जैसे ज़मीन का अगर लेन देन होता है तो कई लोग दलाल लोग रहते हैं, तो दलाल लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे का ज़मीन किसी दूसरे व्यक्ति को बेचवा देते हैं। बेचवाना मतलब विक्रय कर देना। तो विक्रय कर देते हैं तो उससे उन दलालों को क्या फ़ायदा होता है, तो दलाल क्या करता है, क्रेता और विक्रेता के बीच मध्यस्थ का काम करता है और उनसे जो है एक निश्चित रकम कमीशन के रूप में प्राप्त कर लेता है। उसका परसेंटेज रहता है वो, ठीक है, पर कमीशन प्रतिशत के रूप में वो प्राप्त कर लेता है। 10%, 5% उसको कमीशन मिल जाता है, ठीक है। तो कमीशन क्या है, तो कमीशन मतलब हमको जो प्राप्त हो रहा है राशि, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कमीशन। किसी कार्य को करने के बदले फलस्वरूप हमें जो राशि प्राप्त होती है वो क्या होती है, कमीशन कहलाती है, ठीक है, कमीशन। तो कमीशन में क्या होता है, देखो हमारे पास रोकड़ आ रहा है, तो रोकड़ आ रहा है, कमीशन में क्या हो रहा है, प्राप्त हुआ मतलब रोकड़ आया, और रोकड़ आया, रोकड़ आ रहा है मतलब हमारा कौन सा ये खाता के अंतर्गत है, वास्तविक खाते का अंतर्गत है। वास्तविक खाता का नियम क्या कहता है, रियल अकाउंट मतलब वास्तविक खाते का नियम कहता है रोकड़ आ रहा है मतलब क्या करेंगे, हम इसको डेबिट करेंगे। और अब यहाँ पे दूसरा पक्ष को देखना है, दूसरा पक्ष क्या है, तो कमीशन है। दूसरा पक्ष क्या है, कमीशन। तो कमीशन कौन से खाते के अंतर्गत आता है, तो कमीशन जो है नाम मात्र खाते के अंतर्गत आता है। और नाम मात्र खाते का नियम कहता है कमीशन अभी प्राप्त हुआ है, हमको प्राप्त हुआ है, मतलब ये क्या हो रहा है, कमीशन आय है ना, मतलब आय है या लाभ हो रहा है समझो। तो कमीशन प्राप्त हो रहा है मतलब आय हो रहा है। हम अगर कमीशन देते तो ये हमारे लिए खर्च हो जाता, ठीक। तो अभी आय हो रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्यों क्रेडिट करेंगे, नियम कहता है नाम मात्र खाते का कि खर्च और हानि होगी तो विकलन, आय और लाभ होगा तो समाकलन। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो क्या लिखाएगा इसकी एंट्री, तो यहाँ पर लिखाएगा रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन हो जाएगा, किससे हो जाएगा, रोकड़ खाता विकलन कमीशन खाता से, कमीशन रोकड़ खाता विकलन कमीशन खाता से। कितना रुपए का कमीशन, जो भी कमीशन है उसको लिख दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझना है। फिर आगे चलते हैं, निजी उपयोग हेतु व्यवसाय से 2000 रुपये निकाले। एक और उदाहरण है, निजी उपयोग हेतु क्या बोल रहा है, निजी उपयोग हेतु व्यवसाय से निकाले, निजी उपयोग हेतु व्यवसाय से निकाले। अब हमको समझना है कैसे निकाले। तो निजी उपयोग हेतु का मतलब होता है स्वयं के उपयोग के लिए क्या कर रहा है, कोई भी व्यापारी है वो अपना जो भी व्यापारी है जो व्यापार कर रहा है वो निजी उपयोग के लिए व्यवसाय से क्या कर रहा है, रकम निकाल रहा है। कितना निकाल रहा है, 2000 रुपये निकाल रहा है, ठीक है। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, देखो कोई भी हमने पढ़ा है कि अगर कोई निजी उपयोग के लिए अगर व्यवसाय का जो स्वामी जो है अगर व्यवसाय से धनराशि निकालता है या माल निकालता है, उसके लिए हम कौन सा खाता खोलते हैं, आहरण खाता खोलते हैं। जब व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में पूंजी लगाता है तो उसके लिए हम कौन सा खाता खोलते हैं, पूंजी खाता खोलते हैं। और जब व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय से माल या राशि निकालता है तो उसके लिए हम कौन सा खाता खोलते हैं, आहरण खाता खोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर निजी उपयोग बोल रहा है मतलब आहरण खाता खुलेगा, ठीक है। आहरण खाता खुलेगा तो हमारे पास आहरण खाता क्या है, तो आहरण खाता को हम समझेंगे ये नाम मात्र खाते के अंतर्गत आएगा। नाम मात्र खाते का नियम क्या कहता है, खर्च हो या क्या हो, हानि हो तो उसे क्या करते हैं, विकलन करते हैं, और जो भी आय हो लाभ हो तो उसे क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। ये भी एक प्रकार का क्या है, खर्च ही हो रहा है,
व्यवसाय का एक प्रकार का क्या है, खर्च है। खर्च मतलब हमको इसको देना पड़ रहा है, इसलिए इसको क्या कहाँ लिखेंगे, विकलन पक्ष में लिखते हैं, विकलन पक्ष। ठीक है, इसको आप ऐसे ही याद रखिए कि आहरण जब होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, विकलन पक्ष में लिखते हैं। और रोकड़ हमारा क्या हो रहा है, जा रहा है, रोकड़ हमारा जा रहा है। रोकड़ खाता जो है वास्तविक खाते का नियम है, वास्तविक खाते के अंतर्गत आता है। वास्तविक खाते का नियम है कि जो वस्तु व्यवसाय से जाए उसे क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। क्लियर। अब हम इसका एंट्री करेंगे तो यहाँ पर एंट्री होगा आहरण खाता विकलन, आहरण खाता विकलन हो जाएगा। किससे, आहरण खाता विकलन रोकड़ खाता से। ठीक है, आहरण खाता विकलन रोकड़ खाता मतलब इतने राशि जो है हमने जो है 2000 रुपये की राशि आहरण के रूप में दिया है। किसको दिया है, तो हमारे व्यवसाय के स्वामी को दिया है। यहाँ पर लिखेंगे निजी उपयोग हेतु व्यवसाय से आहरण किया। ठीक है, तो इसको आपको समझना है। आहरण जब भी होगा तो आहरण खाता विकलन में होगा और किससे, तो रोकड़ खाता से। अगर यहीं पर अगर वो व्यवसाय का स्वामी अगर राशि नहीं निकालता, क्या निकालता, 2000 रुपये का माल निकाला बोलता, तो ये रोकड़ खाता ना होकर के क्या खाता हो जाता, तो ये क्रय खाता हो जाता। क्या खाता हो जाता, क्रय खाता होता। ठीक है, अगर जो व्यवसाय का स्वामी है वो माल निकालता तब ये क्या होता, क्रय खाता। राशि निकाल रहा है तो क्या होगा, रोकड़ खाता। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, सुरेश को भुगतान किए 10,000 रुपये। सुरेश को भुगतान किए 10,000 रुपये, इसको भी हमको समझना है। देखो लिखा है क्वेश्चन में, सुरेश को क्या किए हमने, सुरेश को भुगतान किए क्या किए, राशि 10,000 रुपये का हमने क्या किया, भुगतान किया। तो देखो किसको कर रहे हैं, सुरेश को कर रहे हैं। और सुरेश किस खाते के अंतर्गत आएगा, तो ये जो है व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आएगा, व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत। और व्यक्तिगत खाते का नियम कहता है कि जो पाने वाला है उसे क्या करेंगे, पाने वाला कौन है, सुरेश है। सुरेश को भुगतान किया मतलब सुरेश को दिए, तो पाने वाले को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। डेबिट मतलब विकलन करेंगे। और भुगतान कर रहे हैं मतलब किससे करेंगे, रोकड़ से कर रहे हैं। तो रोकड़ खाता किस खाते के अंतर्गत आता है, तो वास्तविक खाते के अंतर्गत आता है। और वास्तविक खाते का नियम क्या कहता है कि जो रोकड़ से जो वस्तु जाती है उसे क्या करते हैं हम, वास्तविक खाते का नियम कहता है व्यापार से जो वस्तु जाती है उसे हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर एंट्री होगी सुरेश का खाता विकलन, सुरेश विकलन, खाता भी लिखने का आवश्यकता नहीं है। सुरेश विकलन किससे, तो रोकड़ खाता से। जब भी व्यक्ति का नाम रहेगा तो उसके पीछे में खाता जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, तो रोकड़ खाता से। क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जितनी भी राशि है उसको आप जो है लिख देंगे, 10,000, यहाँ पर भी 10,000। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। क्लियर। तो सुरेश का खाता विकलन रोकड़ खाता से, सुरेश को भुगतान दिया। रमेश को भी भुगतान देंगे तो रमेश का खाता विकलन रोकड़ खाते से। किसी को भी भुगतान दें, उस व्यक्ति का नाम रहेगा और नीचे में रोकड़ खाता रहेगा। क्लियर। किसी भी व्यक्ति को दें, चाहे राम को दें, श्याम को दें, मोहन को दें, सोहन को दें, तो सोहन का खाता विकलन रोकड़ खाता से। सोहन का खाता मतलब सोहन, सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर इंग्लिश में करेंगे तो। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आज बस इतना ही समझिए। आगे जो है 1-2 क्वेश्चन और है, उसको भी ले लेते हैं। रोकड़ से व्यवसाय प्रारंभ, ये हो गया। उमेश से 19,500 रुपये के पूर्ण भुगतान में 19,000 रुपये प्राप्त हुए। 19,000 रुपये प्राप्त हुए। देखो पूर्ण भुगतान में यहाँ पर शब्द क्या दिया है, उमेश से 19,500 के पूर्ण भुगतान में, उमेश से 19,500 के पूर्ण भुगतान में, पूर्ण भुगतान मतलब इस शब्दों को आपको याद रखना है। पूर्ण भुगतान बोल रहा है मतलब पूरा भुगतान कर रहा है, तब उससे कितना प्राप्त हुआ बोल रहा है, तो 19,000 रुपये प्राप्त हुए।
व्यापारी को 19,000 प्राप्त हुआ, लेना कितना था 19,500 लेना था, दिया कितना उसने, उमेश ने 19,000 दिया। तो ये बीच की जो राशि है 500 रुपये जो अंतर आ रहा है, वही अंतर क्या कहलाता है, पूर्ण भुगतान। जहाँ पर शब्द दिया है मतलब वो जो थोड़ी सी जो राशि बची हुई है वो क्या है, 500 रुपये की छूट मिल गई है, किसको, उमेश को मिल गई। ठीक है, उमेश को मिल गई 500 रुपये की छूट। तो पूर्ण भुगतान में 19,500 का सामान लिया था, कितना पेमेंट किया, 19,000, मतलब 500 रुपये उसका क्या हो गया, बच गया। 19,000 में 19,500 में से 19,000 दिया, 500 रुपये उसकी क्या हो गई, छूट हो गई। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, तो उसको हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा आएगा उमेश, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा आएगा, किससे मिला, हमारे पास क्या आ रहा है, रोकड़ आ रहा है, रोकड़ आ रहा है। रोकड़ के इस खाते का उदाहरण है, वास्तविक खाते का उदाहरण है। ठीक है, वास्तविक खाते का उदाहरण, वास्तविक खाते का नियम कहता है कि जो वस्तु व्यापार में आए उसे क्या करना है, डेबिट करना है। उसी प्रकार हम अगर छूट दे रहे हैं, छूट मतलब बट्टा, इसको हम कॉमर्शियल भाषा में क्या बोलते हैं, व्यापारिक भाषा में बट्टा बोलते हैं। तो बट्टा जब हम दे रहे हैं तो बट्टा जो है हमारा क्या हो रहा है, एक प्रकार का हानि हो रहा है, हानि, व्यवसाय का लिए क्या है, हानि है। 500 रुपये का उसको उसने हमको कम पैसा दिया तो हमारे लिए क्या हो गया, हानि हो गया 500 रुपये का। तो 500 रुपये हानि यहाँ, और ये हानि बट्टा जो किस खाते के अंतर्गत आता है, तो नाम मात्र खाते के अंतर्गत आता है। और जो भी हानि होता है उसको हम क्या लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। क्या, किस में लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। ठीक है, जो भी खर्च या हानि होगा उसको विकलन, और जो भी आय या लाभ होगा उसको क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, डेबिट में लिखेंगे। उसके बाद हमको देखना क्या है, अब हमने किससे प्राप्त किया उसको देखेंगे। तो उमेश से प्राप्त किया, उमेश से कितना प्राप्त किया उसको भी हम समझते हैं, 19,000 रुपये प्राप्त किया। तो उमेश से प्राप्त किया, उमेश क्या है, व्यक्ति है, तो ये कौन से खाते के अंतर्गत आएगा, व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आएगा। अब व्यक्तिगत खाते का नियम कहता है कि जो पाने वाला है उसे विकलन करेंगे और जो देने वाला है उसे क्या करेंगे, समाकलन। तो यहाँ पर देने वाला कौन है, उमेश है, दे रहा है, इसलिए इसको क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिया। क्लियर हो रहा है। अब हमको इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर क्या होगा, रोकड़ आ रहा है हमारे पास इसलिए रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ आ रहा है इसलिए रोकड़ खाता विकलन कर दिए। उसके बाद हमने बट्टा दिया, ये भी विकलन में, इसलिए बट्टा खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन, किससे, रोकड़ खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन उमेश से। ठीक है, इस प्रकार से होगा। और यहाँ पर क्या लिखाएगा, 19,000 रुपये हमारा रोकड़ में, क्योंकि रोकड़ हमारे पास आ रहा है, कितना आ रहा है 19,500 रुपये का हमने क्या कर दिया, उसको छूट दे दिया। छूट को बट्टा खाता के रूप में लिखते हैं। और यहाँ पर उमेश से कितना हो गया, टोटल 19,500। तो हमको पता चल जाएगा कि 19,500 रुपये उमेश से लेना था, लेकिन हमको उस उमेश ने कितना दिया, 19,000 रुपये दिया। तो 500 रुपये कहाँ गया, तो 500 रुपये हमने उसको बट्टा के रूप में छूट दी। ठीक है, छूट दिया उसको, इसलिए ये छूट मतलब जो भी डिस्काउंट है वो देने से वो क्या हो गया, 500 रुपया बट्टा खाते में हम उसको लिखेंगे। इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, तो रोकड़ खाता को आप जानते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू लिखेंगे, कैश अकाउंट हो जाएगा। और बट्टा खातों को बोलते हैं डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू। ठीक है, किससे, उमेश से, उमेश टू उमेश। ठीक, इस प्रकार से लिखाएगा, ये डेबिट रहेगा और यहाँ पर टू उमेश। क्लियर हो गया। तो आपने अच्छे से समझ गए होंगे कि किसको कैसे एंट्री करना है, इस मतलब किसकी जनरल प्रॉपर्टी कैसे होगी। इन चीज़ों को आपको बार बार जब याद कर लेंगे तो ये चीज़ें बार बार आपको इस प्रकार से करने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल आपको मैं समझाने के लिए बताया हूँ कि कौन सा नियम कहाँ पर लागू होता है, किसके अनुसार वो डेबिट होता है, किसके अनुसार क्रेडिट होता है। जब इसको आप याद कर लेंगे, जैसे एक आदमी से अभी इतना रुपये मिल रहा है, इस प्रकार की प्रविष्टि और बार बार होते रहेगी। आप जब जनरल एंट्री करेंगे तो एक याद रहेगा तो उससे सब चीज़ बन जाएगा। रोकड़ मिल रहा है तो रोकड़ खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन उमेश से। इस प्रकार के जब 19,000 की जगह में अगर 18,000 हो गया और 17,500 मिला तो आप भी उस समय भी करेंगे, जिस व्यक्ति से मिला उसका नाम लिख देंगे।
ठीक है। तो इसमें कोई भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आगे और स्थिति जो है क्लियर होते जाएगी। शुरुआत में थोड़ा सा लगता है कि क्या पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि शुरू में हर चीज़ थोड़ा कठिन लगता है। धीरे धीरे आप इसको समझते जाएंगे तो सारा चीज़ जो है और डिटेल में समझ में आते जाएगा। और लगातार मैं इस प्रकार से के वीडियो जो है बनाकर आप यूट्यूब में अपलोड करते जाऊँगा। आप लोग जो है इस वीडियो को आप घर बैठे जो है अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।